एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसका शेयर रिजल्ट के बाद लगभग 20% का यहाँ पे सर्किट मार चुका है, लगभग 20% अप हो चुका है। और यहीं पे अभी अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही शानदार तेज़ी बनी हुई है स्टॉक के अंदर। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके बिजनेस को समझेंगे और वहीं पे हम ये सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, फिनेंशियल परफॉर्मेंस को, उसके वैल्यूएशंस को, शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस, और वहीं पे हम यहाँ पे आपको ये भी बताएंगे कि इसके पीयर कंपैरिजन से यहाँ पे वैल्यूएशंस कैसी हैं, और करेंगे थोड़ा बहुत डिटेल्ड एनालिसिस, यहाँ पे मैनेजमेंट कमेंट्रीज वगैरह डिस्कस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस जानेंगे आगे क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और एंड में हम आपको ये बताएंगे कि इसमें आपकी यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेड क्या होना चाहिए, बाय करे, सेल करे या होल्ड करे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए बात करें अगर आप गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, तो रिजल्ट बहुत ही शानदार रहे हैं और वो यहाँ पे पूरा का पूरा इम्पैक्ट देखने को मिला है। बट जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, YoY पे ग्रोथ हमें यहाँ पे नहीं देखना है। YoY ग्रोथ यहाँ पे अभी हमारे लिए अच्छी नहीं है, उसको नहीं देखना चाहिए। अगर आप देखोगे तो इसकी भी परफॉर्मेंस सभी FMCG कंपनी के जैसे Q on Q जो ग्रोथ है वो डी ग्रोथ देखने को मिली, मतलब Q on Q परफॉर्मेंस खराब रही है, YoY बेसिस पे ग्रोथ अच्छी रही है। इसके पीछे एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है, मार्च 20 जो रीज़न था। अगर आप देखोगे पिछली बार का जो मार्च 20 वाला क्वार्टर था, उसमें से आधा से ज़्यादा महीना यहाँ पे लॉकडाउन में चला गया था। और अगर अपन अभी मार्च 21 की बात करें तो अपने यहाँ पे इंडिया में इतनी जगह लॉकडाउन नहीं था और सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो मार्च 20 की पिछले बार की इनकम थी ना, वो लो बेस थी, क्योंकि वहाँ पे जो इनकम नहीं हुई थी, बिकॉज एक क्वार्टर में से अगर आप देखोगे तो एक महीना लगभग काम नहीं हुआ था। बट इस बार मार्च 21 में पूरे के पूरे 3 महीने काम हुआ है। तो पिछली बार इनकम लो थी, तो इसलिए आपको है ना YoY भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख रही है, और Q on Q ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने हासिल नहीं करी है, डी ग्रोथ है। तो ये सारी चीज़ें, बट फिर भी हम लोग जानेंगे ऐसा क्या हुआ है, वैल्यूएशंस वगैरह अगर रीज़न है तो ये सारी चीज़ें जानेंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं आपको, गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पे करीबन 90,000 करोड़ की कंपनी है अभी, अगर करंट मार्केट प्राइस आप देखोगे आज के शेयर प्राइस के हिसाब से, और उसका लगभग 23% जो स्टेक होता है, 23.75% स्टेक यहाँ पे करीबन होता है 21,000 करोड़ का। अब मैं ये 23.75 करोड़ यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि 23.75% स्टेक है गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे अभी अगर आप मार्केट कैप देखोगे ना, तो वो करीबन 19,000 करोड़ चल रहा है, और वहीं पे अगर उसका केवल गोदरेज कंज्यूमर का यहाँ पे स्टेक देख लो तो करीबन 21,000 करोड़ का है। इससे आपको समझ में आता है कि गोदरेज इंडस्ट्रीज़ अभी अंडर वैल्यूड है। और यहाँ पे अगर आप देखो कि जैसे गोदरेज कंज्यूमर 20% अप हुआ है, तो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ भी 12.55% अप हुआ है, बट वो एक अंडर वैल्यूड स्टेक है। आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं अभी ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट मेरे को एक फैक्ट अच्छा लगा तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसी तरह के हम लोग इंटरेस्टिंग इंसाइट्स इस वीडियो में और जानेंगे। सबसे पहले थोड़े बहुत हाईलाइट्स की बात करें, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 27% ग्रोथ है YoY बेसिस पे। इंडिया बिजनेस के अंदर 35% की ग्रोथ है। इंडोनेशिया के अंदर जो ग्रोथ देखी गई है वो 5% की है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे अफ्रीका, USA, मिडल ईस्ट के अंदर लगभग यहाँ पे 30% की ग्रोथ है। वहीं पे लैटिन अमेरिका के अंदर 30% की ग्रोथ है INR के अंदर, और 50% है कांस्टेंट करेंसी के अंदर ग्रोथ। लैटिन अमेरिका के बिजनेस ने लगभग यहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर एक साल पहले $1 का यहाँ पे या फिर एक का भाव यहाँ पे 75 रुपये था, और अगर आज भी भाव $1 होता, $1 का भाव 75 होता, तो जो डॉलर के अंदर रेवेन्यू है वो उसका कितना ग्रो किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, मतलब आप कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ देखोगे ना, तो आपको ऑपरेशनली परफॉर्मेंस सही दिखेगी। ऑपरेशनली के लिए आपको कांस्टेंट करेंसी देखना है, और वहीं पे अगर आप देख रहे हो कंपनी को इन द एंड कितना कमाना है, फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखनी है, तो आप इससे जज कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है, जो कि यहाँ पे लगभग अभी जितनी जो FMCG कंपनीज आई हैं उसके अंदर नहीं है। टाटा कंज्यूमर में भी हम लोग ने देखा था कि उसके जो टाटा टी के अंदर है 60% की ग्रोथ है, और इंडिया बिजनेस के अंदर लगभग बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो लगभग ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, EBITDA के अंदर अगर आप देखोगे तो 21% ग्रोथ है, और जो EBITDA मार्जिन भी है ना, वो लगभग 21.2% के लगभग कुछ आ रहा है, और ये पिछले साल से भी कम हुआ है, और यहाँ पे पिछले क्वार्टर से भी कम हुआ है। EBITDA मार्जिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अच्छा, नेट प्रॉफिट यहाँ पे 20% बढ़ा है YoY बेसिस पे, अगर आप देखोगे विदाउट एक्सेप्शनल आइटम्स। बट अगर आप एक्सेप्शनल आइटम्स को यहाँ पे अगर जोड़ दें तो लगभग 59% की ग्रोथ है। अब उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि नेट प्रॉफिट के अंदर 59% की ग्रोथ ऐसे क्यों आई है। ये YoY बेसिस पे देखो, ये जो अगर आप देखोगे ना, ये वाले जो एक्सेप्शनल आइटम्स और वन ऑफ जो होते हैं, वन टाइम एक्सपेंस होते हैं, ये एक तरीके अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स होते हैं, जिसका यहाँ पे कंपनी के बिजनेस पे कुछ इंपैक्ट नहीं आता है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत फिनेंशियल यहाँ पे बदल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें,
तो लगभग ये सारी चीज़ें। बट आपको यही देखना है कि नेट प्रॉफिट की ग्रोथ 20% ही है, आप इसे 59% ग्रोथ मत कंपेयर कीजिए। चलिए अगर हम देखिए सबसे पहले जो मैनेजमेंट यहाँ पे जो निसाबा गोदरेज है जो चेयरपर्सन है इसके, उनका क्या कहना है और वहीं पे उनकी क्या गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। चलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कमेंट है उसमें ज़्यादा कुछ इंसाइट नहीं है, बस एक जो इंसाइट वो अच्छी है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स एंड हाइजीन कैटेगरीज में अच्छी खासी ग्रोथ है। हाउस होल्ड मतलब अब ये देख लो हाइजीन वगैरह, अभी क्योंकि कोविड के टाइम के कारण ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है, हाइजीन, इंसेक्टिसाइड्स। और वहीं पे अगर आप वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो महंगे नहीं होते हैं, उसमें वैल्यू ज़्यादा होती है, उनके बारे में बात करेंगे किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। और उसी के अलावा यहाँ पे जो आने वाला गोइंग फॉरवर्ड कंपनी की स्ट्रेटेजी है वो इन्हीं 3 कैटेगरीज पे यहाँ पे फोकस करना है। और वहीं पे ई कॉमर्स चैनल कंपनी बिल्डअप करेगी और केमिस्ट वगैरह मतलब जो फार्मेसी वगैरह के अंदर भी यहाँ पे काम करेगी, कंपनी ने बोला है ऐसा। उसके अलावा कंज्यूमर सेंट्रिक और टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे। और वहीं पे कंपनी ने बोला कोविड-19 को ये लोग ट्रैक कर रहे हैं, बट दे आर नॉट श्योर कि ये कैसे काम करेगा। यहाँ पे कंपनी का एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं जो कंपनी नहीं बोल रही लेकिन वो सभी जगह प्रॉब्लम आती है। देखो कभी भी पिछली बार भी हमने देखा था जो सेकंड वेव था मतलब फर्स्ट वेव था, तो उस टाइम भी है ना सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स आई थी। सप्लाई चेन मतलब क्या हुआ, लॉजिस्टिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे लेबर अवेलेबल नहीं है, वेयर हाउस अवेलेबल्स नहीं है, ठीक है। आप जो लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस, उसके कारण बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो जाता है। और अगर आप देखोगे अभी महाराष्ट्र या फिर बहुत सारी जगह तो यहाँ पे एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी होती है, तो अगर मान लीजिए अभी परफ्यूम यहाँ पे एसेंशियल आइटम आएगा नहीं आएगा क्या पता। और जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं उसके अंदर मार्जिन कम होता है, क्योंकि एसेंशियल आइटम्स मान लीजिए पार्ले जी का बिस्किट है या फिर एक कोई भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एसेंशियल आइटम सभी बनाते हैं। और वहीं पे जो अगर आप देखोगे जो नाइकी प्रोडक्ट्स होते हैं मतलब जो स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर मार्जिन ज़्यादा होता है क्योंकि वो कम बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो इसका फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे ये बिजनेस अपडेट है जो अपन एक बार इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की देखने के बाद ही यहाँ पे कवर करेंगे इसको। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो लोग बाग देखना चाहते हैं क्यू ऑन क्यू ग्रोथ, जिसको मैं बता दूँ यहाँ पे क्यू ऑन क्यू ग्रोथ अगर कोई ट्रैक करना चाह रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्यू ऑन क्यू ग्रोथ कैसी रही है। चलिए तो यहाँ पे हम यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड बेस पे अगर आप देखते हो तो ये जो परफॉर्मेंस है, अगर यहाँ पे अपन देखेंगे 31 दिसंबर को लगभग इनका जो रेवेन्यू हुआ करता था 3000 करोड़ का इनने रेवेन्यू पुट ऑन किया था, ठीक है। टोटल रेवेन्यू लगभग 3070 करोड़ का था। 31 मार्च को 2700 करोड़ का रेवेन्यू है। वहीं पे अगर आप पिछली बार से कंपेयर करते हो तो जो लो बेस जिसकी मैं बात कर रहा था केवल 2200 करोड़ का बिजनेस हुआ था। अच्छा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखोगे और वहीं पे अगर ऑपरेटिंग इनकम भी देखते हो तो यहाँ पे ये भी डी ग्रोथ देखने को मिली है। तो मैं जैसा बोल रहा था क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और यहाँ पे इम्पैक्ट जो लेके आ रहा है, अगर आप देखोगे 31 मार्च 2021 में यहाँ पे अभी अगर आप देखते हो तो जो एक्सपेंसेस है वो कम है, ठीक है। और वहीं पे जो पिछली बार एक्सपेंसेस थे ना वो और ज़्यादा कम है, तो वो सारी चीज़ें और इम्पैक्ट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पे देखोगे जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पे 365 करोड़ का यहाँ पे वो रहा है। और वहीं पे 502 करोड़ का पिछली बार प्रॉफिट हुआ था और इससे पहले 229 करोड़ का हुआ था। अच्छा अगर आप देखोगे एक्सेप्शनल आइटम्स वगैरह क्या चीज़ें हैं तो उसके बारे में बात कर लेंगे, बट आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम एक तो पहला ये है 63 करोड़ का, ठीक है। वहीं पे उसके बाद ये एक 81 करोड़ का यहाँ पे करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स यहाँ पे आइटम्स है, तो ये सारी चीज़ें एक इम्पैक्ट लेके आ रही है। तो 63 करोड़ से यहाँ पे सीधा यहाँ पे लगभग नेट प्रॉफिट कम हुआ है। तो ओवरऑल ये सारी सिचुएशंस है। और वहीं पर अगर आप देखते हो तो ये आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पे जो कंपनी की क्यू ऑन क्यू ग्रोथ है ना वो ख़राब है, ठीक है। अच्छा वहीं पर अगर अपन देखें इसके अलावा एक और क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो अगर आप देखोगे एसेट लाइबिलिटीज़ में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है बोरिंग्स। बोरिंग्स अगर आप देखते हो तो कंपनी की जो बोरिंग्स के अंदर आप देखोगे तो बहुत ही कम बोरिंग्स है। अगर आप देखोगे टोटल करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपनी ने अपनी लाइबिलिटीज़ को डिक्रीज़ किया है। अगर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें वहीं पे करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर भी यहाँ पे थोड़ी बहुत डिक्रीज़ किया गया है। ओवरऑल मतलब ये लाइबिलिटीज़ फ्रंट पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा नेटवर्थ की बात करें, कंपनी की जो नेटवर्थ है 9400 करोड़ है और वहीं पे अगर आप देखोगे 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो लगभग 9 अगर आप इसको डिवाइड करते हो 9,438 करोड़ से, तो लगभग यहाँ पे करीबन 9 से 10 के बीच में प्राइस टू बुक रेशो आएगा। तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो। नेटवर्थ का मतलब होता है कंपनी के अंदर जो टोटल एसेट्स होती है उसकी वर्थ कितनी है, तो ये सारी चीज़ें हैं।
अच्छा, वहीं पे अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा ये जो कंसोलिडेटेड यहाँ पे सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया के अंदर जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा है, इंडिया से सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है यहाँ पे अगर अपन देखेंगे। और वहीं पे अगर आप देखोगे एक्सेप्शनल आइटम्स वगैरह जैसे कि मैंने बताया था वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक्सेप्शनल आइटम्स क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये एक्सेप्शनल आइटम के बारे में बताया, कंपनी ने कुछ यहाँ पे इम्पेयरमेंट बुक किया है, देखोगे तो 70 करोड़ का इम्पेयरमेंट है, और वहीं पे रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट लगी कुछ 20 करोड़ की, और वहीं पे कुछ यहाँ पे कंपनी ने कुछ अपना बिजनेस वगैरह डाइवर्स किया था, और उसी के अलावा यहाँ पे एक और कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत बिजनेस किया गया है। ओवरऑल यहाँ पे आप इम्पैक्ट देख सकते हो ये कैसे आया है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कुल मिला के ये जो वन टाइम स्ट्रक्चरिंग कॉस्ट वगैरह लग जाती है वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अभी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की, तो हम लोग अब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की ओर चलेंगे। चलिए, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स के अंदर अगर आप देखोगे तो 34% की ग्रोथ है। वैल्यू फॉर मनी के अंदर अगर आप देखोगे 27% की ग्रोथ है। फिर वहीं पे अगर अपन देखते हैं अगर आप देखोगे जो थर्ड कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर है उसके अंदर सभी जगह डबल डिजिट की ग्रोथ देखी गई है। इंडिया की सेल्स ग्रोथ और ये सारी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो। अच्छा, कंसोलिडेटेड एबिटा और सेल्स के अंदर यहाँ पे ग्रोथ है। तो ये सारी जो डिजिट्स की ग्रोथ है, FY21 की परफॉर्मेंस है नीचे वाली, और Q4 की परफॉर्मेंस है, तो Q4 की परफॉर्मेंस लगभग 20% अप से ज़्यादा की ग्रोथ देखी गई है, और वहीं पे इनमें सब में लगभग 10 से 20-15% की ग्रोथ देखी गई है। फिर अगर आप बात करोगे कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन 21% रहे, जो 1.1% से पिछली बार से डिक्रीज हुए, और अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर से तो और ज़्यादा डिक्रीज हुए हैं। अच्छा, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप देखना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हो गए, ये हाइजीन हो गए, और वैल्यू फॉर मनी बेसिकली ये जो अगर आप देखते हो ना एक के साथ एक फ्री वाले, और ये बाकी अदर हो गए। अच्छा, अभी ये वाला ऐसा प्रोडक्ट है ना, ये अभी कोई गाड़ी में लगाने के परफ्यूम्स वगैरह है, इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ग्रोथ कम दिखेगी, और वहीं पे पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए भी ग्रोथ कम दिखेगी, बिकॉज लगभग 6 महीने तो यहाँ पे इंडिया में कोविड ही रहा था, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, हाइजीन के अंदर 38% की ग्रोथ है, लगभग सभी को अभी हाथ वाथ धोने के हिसाब से यहाँ पे ये सारी चीज़ों के अंदर ग्रोथ रहती है। उसी के बाद अगर आप देखोगे तो ये ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस है इंडिया वाइज कंट्री वाइज जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स के अंदर यहाँ पे अभी एक अच्छी ग्रोथ है। तो अब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कमेंट्स को जान लेते हैं ताकि इस सेगमेंट की भी आईने लग जाए। कंज्यूमर्स डू नॉट वांट टू टेक एनी चांसेस विद देयर हेल्थ, ऐसा माना गया है। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आप देखते हो तो उन्होंने लिखा है कंटिन्यू टू एडवर्टाइज एंड टुवर्ड्स डिजीज प्रिवेंशन, यहाँ पे बोला गया है। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे फुल पोर्टफोलियो है यहाँ पे कंपनी के, प्राइस पॉइंट्स वगैरह इंडिया में है। अच्छा, बर्निंग फॉर्मेट और इसी के अंदर HIT एक्सपेरिमेंट या पिरामिडिया और ये सारी तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे मल्टीपल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पेनिट्रेशन, इनोवेशन, और वहीं पे अगर आप देखोगे ये न्यू लॉन्चेज है कंपनी के, और गुड नाइट वगैरह जो ये सारी चीज़ें होती है, डिजीज़ प्रिवेंशन यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कंपनी कर रही है, और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो हाइजीन के अंदर यहाँ पे अगर देखते हैं तो 38% की ग्रोथ है। ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स है जो आप देख सकते हो। वैल्यू फॉर मनी के अंदर 27% की ग्रोथ है। वहीं पे आप यहाँ पे देखते हो एबिटा मार्जिन्स में बात करी गई है, तो कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन यहाँ पे 21% रहे हैं। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो एबिटा मार्जिन से सबसे ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला इंडिया, लैटिन अमेरिका और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ में। उसी के अलावा अगर आप देखोगे इंडिया की जो एबिटा मार्जिन है 22.6% रहे, जो कि पिछली बार से 0.5% से डिक्रीज हुए, और इंटरनेशनल मार्जिन यहाँ पे 18.9 था। तो मतलब इंडिया का जो बिजनेस है ना वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका हाई मार्जिन है। ओवरऑल इस साल के लिए 22.3% के मार्जिन रहे थे। तो ये सारी चीज़ें, मार्जिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत कोविड रिलेटेड कमेंट्रीज है, देख लेते हैं अगर अपन क्या है यहाँ पे। देखो, कंपनी बोल रही है कि कुछ पिछली बार की जो फर्स्ट वेव थी उससे हम लोग सीख रहे हैं और हम लोग बेटर प्रिपेयर्ड है। यहाँ पे कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के अंदर प्रोडक्शन वगैरह रैंप अप किया है, ताकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ताकि जो ऑप्टिमल लेवल ऑफ इन्वेंट्री डेवलप कर लिया, ताकि कल को अगर लॉकडाउन हो जाते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। बाकी फ्रंटलाइन सर्विसिंग और उसमें यहाँ पे आउटलेट्स के अंदर प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो कंपनी बोल रही है कि सेकंड वेव यहाँ पे टेलविंड हो सकता है हाइजीन के लिए, सोप्स कैटेगरीज के लिए, और वहीं पे सर्टेन डिस्क्रिशनरी कैटेगरीज के लिए। मतलब यहाँ पे इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिसरप्शन देखने को मिल सकता है, या तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी हाइजीन के अंदर, या फिर बहुत ज़्यादा डिग्रोथ देखने को मिलेगी डिस्क्रिशनरी के अंदर। फिर कंपनी ने कुछ यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे CSR रिलेटेड यहाँ पे काम किया है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, फिनेंशियल परफॉर्मेंस में अगर अपन देखते हैं नेट सेल्स यहाँ पे रिपोर्टेड कैसे किया है, एबिटा वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखा है। इंडिया का बिजनेस सबसे ज़्यादा काम करता है और सबसे ज़्यादा वो है
अच्छा, इम्पैक्ट की बात करें जो यहाँ पे अगर अपन देख रहे थे वन टाइम एक्सपेंस वगैरह की, तो अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट जो रिपोर्ट किया गया 366 करोड़ है, बट अगर ये वन टाइम एक्सपेंस वगैरह अपन हटा दे तो 379 करोड़ हो जाएगा। तो वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ग्रोथ दिखेगी ना आपको पिछली बार से वो थोड़ी ज़्यादा दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें, अब इसमें जितनी भी आप देखोगे ना तो टैक्स या फिर गुडविल रिलेटेड एक्सपेंस है जो कि वन टाइम है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे डबल डिजिट की ग्रोथ है यहीं पे, अगर अपन देखते हैं इंडिया के अंदर और बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे यूएस, अमेरिका और बाकी सभी जगह जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है। और फिर अगर हम बात करें यहाँ पे रिपोर्टेड इबिटा मार्जिन्स में के अंदर अगर अपन देखते हैं तो कैसे यहाँ पे बताया है इबिटा मार्जिन्स, अगर आप देखोगे Q4 FY21 में जो रिपोर्टेड इबिटा मार्जिन है 23.1% है, और वहीं पे ऑपरेटिंग इबिटा मार्जिन जो Q4 में अगर अपन इन सब चीज़ों को हटा दे तो 22.6% होते हैं। और अगर आप इसको पिछली बार से कंपेयर करते हो तो 27.6% के मार्जिन है, जो कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर मार्जिन 5% से कम हुए हैं। और वहीं पे सबसे ज़्यादा अमेरिका के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्जिन सबसे ज़्यादा कम हुए हैं। अब हम बात करते हैं थोड़े बहुत की बैलेंस शीट रेशोज़ के अंदर। अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेप्ट वगैरह काफ़ी रिड्यूस हुआ है, तो वहीं पे अगर आप देखोगे तो जो पहले यहाँ पे 3518 करोड़ का यहाँ पे डेप्ट हुआ करता था वो अब यहाँ पे 1768 करोड़ का डेप्ट हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा कंपनी ने यहाँ पे जो इंडिया का डेप्ट है वो चुका दिया है, और यहाँ पे बाकी की कंट्रीज में भी काफ़ी ज़्यादा डेप्ट रिड्यूस किया है। अदर फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे उसके अंदर भी यहाँ पे कंपनी ने कम किया है। ओवरऑल नेट डेप्ट टू इक्विटी रेशो अब कम हो गया है, 0.07 रह गया है, जो कि अच्छी बात है। ROE कंपनी का 18.9% है, और ROCE की बात करें अगर अपन तो यहाँ पे करीबन 21% है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी का जो नेटवर्थ है करीबन 9400 करोड़, जो कि मैंने आपको पहले भी कैलकुलेट करके बताया था। ऑपरेटिंग ROCE बेसिकली कुछ नहीं है, एबिटा पे यहाँ पे अगर आप निकालते हो, एबिटा को ROCE से डिवाइड करते हो तो ऑपरेटिंग ROCE आ जाएगा, वो करीबन 72% है। तो ये सारी चीज़ें। इंडिया के बिजनेस अपडेट की बात कर लेते हैं, जो कि हम लोग ने देखा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सभी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की है, बट यहाँ पे इबिटा जो है इंडिया के अंदर जो है ये सारी चीज़ें कंपनी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। हाउस होल्ड और सोप्स के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ अगर आप देखोगे सोप्स के अंदर है, और वही कंपनी का मानना है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में भी ये सारी चीज़ें होंगी। उसी के अलावा यहाँ पे हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स के अंदर परफॉर्मेंस है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप देखोगे हेयर कलर्स के अंदर भी एक अपटिक देखने को मिला था, बट मैं मानता हूँ कि ये Q1 के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं दिखने को मिलेगी, उसमें केवल हाइजीन और इंसेक्टिसाइड्स वाला पोर्टफोलियो ज़्यादा चलेगा। तो ये सारी चीज़ें। फिर कंपनी ने यहाँ पे कुछ नए थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स वगैरह चालू किए, जैसे एयर सैनिटाइज़र, एयर फ्रेशनर और सैनिटाइज़र और ये सारी चीज़ें जिस पे कंपनी काम कर रही है। अभी बाथरूम क्लीनर और फ्लोर क्लीनर वगैरह भी लॉन्च किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसी के अलावा यहाँ पे ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिली इंडोनेशिया के बिजनेस में जो पिछली बार हिट हो गया था। उसके अलावा अफ्रीका के अंदर भी यहाँ पे डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है। और लैटिन अमेरिका के अंदर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, और वहीं पे मार्जिन्स भी उसके अंदर अच्छे हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे ब्रांडेड वॉल्यूम, देखो यहाँ पे जो ब्रांडेड सेल्स होती है ना उसके अंदर मार्जिन सबसे ज़्यादा होता है। एक सिंपल सी बात है, अगर आज आपको मैं बोलूँ मैगी नेस्ले की सबसे अच्छी होती है, ठीक है, तो मैगी का जो वो नेस्ले का जो पैकेट आता है उसका भाव थोड़ा ज़्यादा होगा, भले वो अब ITC क्यों बना है, अपन यहाँ पे नेस्ले की मैगी के साथ ही जाएंगे। तो ये नेस्ले का ब्रांडेड प्रोडक्ट है। वैसे ही गोदरेज के भी कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे जो हेयर केयर प्रोडक्ट है वो यहाँ पे गोदरेज का यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अभी ब्रांडेड सेल्स जब ज़्यादा होती है ना तो उसके अंदर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसके अंदर मार्जिन ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पे मेरा अगर मार्केट कैप्चर हूँ मैं, मेरा मार्केट लीडरशिप है, तो मेरे मार्जिन ज़्यादा होंगे, मैं लोगों से हाई प्राइस चार्ज कर सकूँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जो देखा गया है 29% सेल्स वॉल्यूम इस बार यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्रांडेड वॉल्यूम से है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इतनी ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम कभी मेंटेन नहीं हुई, अगर आप देखोगे पिछले 5-7 क्वार्टर में भी इतनी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं मेंटेन हुई है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण आज शेयर प्राइस में भी एक बहुत ज़्यादा ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वो कंपनी ने किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओवरऑल ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है, फर्स्ट स्टेट, टीमैक्स, कैपिटल ग्रुप, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, उसके अलावा कोटक है, फिडेलिटी है, प्रमोटर्स का 63% स्टेक है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, और ये बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत वैल्यूएशंस वगैरह की बात कर लेते हैं। अगर आप वैल्यूएशंस देखोगे ना तो डाबर और अपन टाटा कंज्यूमर से इसको कंपेयर करें तो जो पी वैल्यूएशन है वो बहुत कम है। ईवी टू इबिटा रेशो यहाँ पे थोड़ा हाई है, 29-39 है, ठीक है। नेटवर्थ यहाँ पे अपन ने बताया था कैसा है, प्राइस टू बुक रेशो लगभग 7.76 आता है। तो अगर अपन इसको कंपेयर करें अगर जैसे कि यहाँ पे टाटा कंज्यूमर से,
जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये टाटा कंज्यूमर है, उसका पी है 67 का और अपने यहाँ पे लगभग 40 का पी था, ठीक है। फिर ईवी टू ईबिटा रेशो अपना 29 के करीब था, 30 के करीब था, इनका 34.5 है और इनका प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे कम है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डाबर की बात करें कि डाबर का यहाँ पे कैसा है, तो डाबर का जो पी है लगभग वो 54 का पी है और उसके रिजल्ट्स भी यहाँ पे थोड़े म्यूटेड रहते हैं कंपैरेटिवली। यहाँ पे अगर आप ईवी टू ईबिटा रेशो देखते हो उसका 40 का है और अगर आप उसका यहाँ पे देखते हो प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे उसका काफ़ी ज़्यादा है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टाटा जो अपना ये गोदरेज कंज्यूमर है इसकी वैल्यूएशंस कम है और ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ला रहा है। और ये 20% चढ़ने के बाद भी अगर आप देखोगे तो लगभग अभी यहाँ पे जो करंट प्राइस है अगर अपन देखेंगे तो लगभग 800 के करीब चली गई होगी शायद से, हाँ, तो करीबन अभी 875 का भाव चला गया है, ठीक है। तो ये पी वैल्यूएशन आज सुबह की भाव के हिसाब से थी, तो थोड़ी बहुत अगर आप देखोगे तो अगर अपन इसको देखें पी वैल्यूएशन 16.8 को वापस 875 से भी डिवाइड करें तो अगर अपन देखेंगे यहाँ पे 1878 डिवाइड बाई 16.8 तो 52 के वैल्यूएशन आ रहे हैं, जो कि एक अच्छे खासे वैल्यूएशन है। बट यहाँ पे कॉशियस होने की ज़रूरत है। इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस ये हैं कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी आने वाले Q1 के अंदर जो भी आएगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन है, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह होने के कारण कंपनी के आधे तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं बिकेंगे। सभी जगह यहाँ पे लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ है, बहुत जगह ये बोला जा रहा है कि एसेंशियल प्रोडक्ट्स ही बिकेंगे। जैसे डीमार्ट है, डीमार्ट की बात करें तो उन्होंने खुद ने बोला था 80% उनके यहाँ पे जो स्टोर्स है ना वो कम यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी डीमार्ट ही नहीं बेच पाएगा तो कंपनी प्रोडक्ट कहाँ बेचेगी, गोदरेज के खुद के इतने स्टोर्स है नहीं, ठीक है। तो Q1 में यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है और आज जो एक रैली आ गई है वो काफ़ी ज़्यादा रैली है। टेक्निकल्स वगैरह की अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूँ। तो वहीं पे अगर आप देखोगे ना तो रेजिस्टेंस था 830 का, जो ऊपर ही ऊपर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था उसको भी यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। सपोर्ट वपोर्ट तो सब पीछे चले गए हैं, अभी काफ़ी अभी सपोर्ट ऊपर नीचे हो गया। अभी आप कह सकते हो कि R1 जो है ना पहला जो रेजिस्टेंस था 730 वो एक सपोर्ट लेवल हो सकता है, ठीक है। बट अभी मेरी राय क्या रहेगी, आपको मैं क्या बोलता हूँ कि देखो जो शॉर्ट टर्म के लिए आए थे और मीडियम टर्म के लिए जो आए थे ना स्टॉक के अंदर वो एक बार निकल लो, बिल्कुल बिल्कुल निकल लो। थोड़ा स्टॉक अब ओवर वैल्यू भी हो गया है, ठीक है। और वहीं पे अगर किसी ने गोदरेज इंडस्ट्रीज भी ले रखा है तो वो भी एक बार अच्छी खासी यहाँ पे रैली देखने को मिल चुकी है। 20-22% की यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी रैली है। Q1 यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया हो सकता है क्या, बल्कि वो होगा ही होगा। तो 20-22% के बाद यहाँ पे 875 में आप निकल लो। ओवरऑल वैसे भी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 894 के करीब चल रहा है, तो यहाँ पे आप एक बार निकल लो। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म भी हैं उनको मैं बोलूँगा कि एक बार आप थोड़ी बहुत अपनी पोजीशन यहाँ पे काट सकते हैं और जब यहाँ पे थोड़ी बहुत वापस इसके अंदर अभी डिप आएगा तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखें, ताकि एक बार आप अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर ले और थोड़ा बहुत वापस जब ये थोड़ा नीचे गिरेगा तो आप उसके अंदर यहाँ पे एक अच्छा खासा छोटा मोटा प्रॉफिट आपका भी बुक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, ओवरऑल जो मेरे टारगेट है एक साल के वो लगभग यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो 1100 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। बट ये सारी चीज़ें कब होंगी, अभी 3 जून के बाद, मतलब सॉरी जो आगे 3 महीने हैं उसके बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि जब अगर लॉकडाउन वगैरह खुलता है थोड़ी बहुत इंडिया की सिचुएशन सुधरेगी, क्योंकि इंडिया से सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है, ठीक है। तो वही सुधरना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सुधरता है तो ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। एक शॉर्ट टर्म थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि बेरिश है। देखिए अभी अगर आप देखोगे तो आज 1-2 दिन में कितना जा सकता है, तो लगभग 900, 915, 925 तक जा सकता है। उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता जा पाएगा। उसके बाद वापस थोड़ा बहुत गिरेगा। तो ये थी मेरी राय। आज हम लोग ने जान लिया पूरे गोदरेज कंज्यूमर के बारे में, उसका कंपनी कैसे काम करती है, बिजनेस कैसा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम लोग ने जान ली है और टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पूरा खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी लोगों के साथ जो कि गोदरेज के शेयर होल्डर्स हैं, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह के फंडामेंटल इंसाइट्स, स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।